नमस्कार साथियों, बेसिक सॉल्यूशन कोचिंग परिवार में आपका स्वागत है। बेसिक सॉल्यूशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नए सब्जेक्ट की, जिसका नाम है राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी। पॉलिटी के बारे में आज हम देखें तो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो या राज्य सरकार का कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर आरएएस की भर्ती तक के पेपरों को हम एनालिसिस करें तो हम पाते हैं उसमें पॉलिटी के जो क्वेश्चन के जो लेवल है वो बढ़ता है जा रहा है। साथ साथ पॉलिटी का जो स्तर है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही बढ़ती जा रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपके लिए लेके आ रहे हैं कुछ बढ़िया सा एक तैयार किया हुआ, किस तरह से हम पॉलिटी को पढ़ाते हैं, कैसे है। तो उसका एक सामान्य से परिचय की क्लास से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ पॉलिटी की क्लास को। और इस क्लास को शुरुआत करने के साथ साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारी ऑफलाइन जो कोचिंग जो चल रही है वो गंगानगर में चल रही है। ऑफलाइन बैचेज चल रहे हैं, जिसमें 30 तारीख को 30 मार्च को 30 मार्च सुबह 10 बजे एक सेमिनार और मोटिवेशनल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें न केवल स्टूडेंट्स अपितु उनके पेरेंट्स का भी वेलकम है। और मैं ये सूचना देते हुए अपने आप को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। यदि आप उसमें आते हो तो हमें आपके साथ रूबरू होने का मौका मिलेगा और साथ साथ में हम आपको वो चीज़ बता पाएंगे जो स्टूडेंट्स के लाइफ में और जीवन के एक बैलेंस में किस तरह से क्या क्या चीज़ें काम करती हैं। तो इसी संदर्भ में जैसे मैं क्लास के बारे में बता रहा था, तो ये तो एक सेमिनार की सूचना थी। तो सेमिनार में तो सभी स्टूडेंट्स को आना ही है और उनके पेरेंट्स जो है वो आते हैं, तो उनका भी वेलकम है। हमें बहुत खुशी महसूस होगी यदि वो पेरेंट्स आते हैं। तो मैं बात करूं पॉलिटी की क्लास की। देखो, एक होता है राजनीतिक विज्ञान। और साथियों एक होता है राज्य व्यवस्था। तो राजनीतिक विज्ञान को तो कहते हैं पॉलिटिकल साइंस और राज्य व्यवस्था को कहते हैं पॉलिटी। तो जो आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो या स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अध्ययन जो करते हैं वो अध्ययन आपका आता है राज्य व्यवस्था में, जिसको हम बोलते हैं पॉलिटी। तो मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैं आपको पॉलिटी पढ़ाने जा रहा हूँ, न कि राजनीति विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। राजनीति विज्ञान थोड़ा सा हटके विषय है। हालांकि ये मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल एकदम पृथक विषय है, बिल्कुल एकदम अलग विषय है, अलग विषय नहीं है। लेकिन जो राज्य व्यवस्था है इसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। राज्य व्यवस्था होती क्या है, सबसे पहले तो उसकी बात करता हूँ। राज्य व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जो किसी राज्य को चलाने की प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे की जो व्यवस्था होती है उसे राज्य व्यवस्था हम कहते हैं। यहाँ मैं जो राज्य शब्द काम में ले रहा हूँ वो राज्य शब्द न केवल राज्यों के लिए है अपितु वो देश के लिए है। पॉलिटी को जब हम पढ़ते हैं तो हम राज्य शब्द से शुरुआत करते हैं। ये राज्य शब्द क्या है, बेसिक से बेसिक जानकारी मैं आपको देता हुआ जाऊंगा। पॉलिटी की आपकी समझ बेसिक से बेसिक होनी चाहिए, इसमें फैक्ट्स तो जुड़ते ही जाएंगे, प्लस करंट के इश्यूज़ और एमसीक्यू वगैरह भी हम साथ साथ लेके आ रहे हैं। लेकिन इसको बेसिक से शुरुआत करें। आप स्टूडेंट हो, आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और आपसे कोई बेसिक सी जानकारी कोई आपके घर में ही पूछ ले
ताऊ, काका, मामा या कोई आपका पड़ोसी, आपका दोस्त पूछ ले और आपको पता ही ना हो राज्य व्यवस्था के बारे में, हमारी जो कानून व्यवस्था चल रही है उसके बारे में पता ही नहीं हो, तो वहाँ फिर आपका दोस्तों कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, ख़त्म सा हो जाता है। आपको लगता है यार ये मुझे आया नहीं। तो उस बेसिक से बेसिक जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो मैं बात करता हूँ राज्य। तो पहले बात करते हैं हम राज्य कहते किसे हैं। तो राज्य किसे कहेंगे, तो भारत के संदर्भ में देखें तो राज्य दो प्रकार से अनुमोदित हैं। जैसे राज्य को हम, एक तो राज्य उसको कहेंगे, एक तो राज्य उसको कहेंगे जिसे हम क्या करते हैं, देश कहते हैं। क्या कहते हैं, देश। एक तो राज्य वो है जिसे हम देश कहते हैं और दूसरा उसे कहेंगे जो देश का राजनीतिक उपविभाजन है। उपविभाजन है, विभाजन, राजनीतिक उपविभाजन है, उसे कहेंगे भाई देश का उपविभाजन। तो राज्य शब्द की दो परिभाषा हमने देखी। एक तो राज्य उसे कहेंगे जिसे हम देश कहते हैं और दूसरा राज्य उसे कहेंगे, दूसरी राज्य की डेफिनेशन ये है जो देश का उपविभाजन है। जैसे देश कहेंगे वो तो हो गया भारत, और उपविभाजन का मतलब हो गया पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरला वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो ये जो हमारे 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है वो अलग से है, यूनियन टेरिटरीज, तो उसे हम राज्य कहते हैं। दूसरा हम बात करें और क्या है राज्य के संबंधित कुछ बातें, बेसिक बातें और करें हम राज्य की, तो राज्य के आवश्यक 4 घटक माने गए हैं। मतलब 4 घटक होने चाहिए, उसे ही हम राज्य कहेंगे, यानी अति आवश्यक घटक है। जैसे कि मैं बात करूं, कोई भी राज्य है उसके 4 आवश्यक घटक होने चाहिए। ठीक है। पहला है एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए और उस भूभाग में रहने वाली जनता होनी चाहिए, यानी लोग होने चाहिए भाई। क्या होने चाहिए, लोग, जनता या लोग, पीपुल। ठीक है ना। एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, उसमें निवास करने वाली जनता होनी चाहिए और उस जनता की सरकार, जनता की क्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। और सरकार में जब तक उसकी संप्रभुता शामिल नहीं की जाए तब तक हम उसको राज्य नहीं कहेंगे। संप्रभुता, तो फिर हम उसको राज्य नहीं कहेंगे। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा राज्य शब्द की परिभाषा की मैं बात करूं तो हम राज्य शब्द को 2 प्रकार से जानेंगे। एक नंबर राज्य जिसको हम देश कहते हैं और दूसरा राज्य का उपविभाजन जो होता है वो उपविभाजन, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरला है, असम है, बिहार है, इस तरीके से। दूसरी बात हमने ये सीखी, राज्य के 4 आवश्यक घटक होते हैं। निश्चित भूभाग होना चाहिए, उसमें निवास करने वाली जनता होनी चाहिए और उस जनता की सरकार हो और सरकार में संप्रभुता निहित होनी चाहिए। तो यहाँ शब्द निकल के एक आया है, बाकी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। एक शब्द निकल के आया है संप्रभुता क्या होती है। संप्रभुता, हालांकि आगे जब हम प्रस्तावना करेंगे तो प्रस्तावना में एक एक शब्द का अलग अलग महत्व है, एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ है, तो उस वहाँ भी हम देखेंगे। लेकिन मैं यहाँ बता दूँ, संप्रभुता का मतलब ये होता है कोई भी बाहरी दबाव के बिना खुद के निर्णय, जो सरकार है वो खुद के निर्णय लेने, कानून बनाने में स्वतंत्र हो और उन कानूनों का पालन करवाने में स्वतंत्र हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, संप्रभुता कहते हैं। दूसरी हम आगे बात करें राज्य शब्द को लेकर या एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो एक व्यक्ति, एक विद्वान का नाम है जिनका नाम है कौटिल्य। और कौटिल्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। अब देखो बहुत सारे जो एग्ज़ाम हैं, बहुत सारे पेपर हैं, उनमें ये सवाल भी आया हुआ है कि जो ये अर्थशास्त्र पुस्तक है ये किसकी है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो किसकी है वो कौटिल्य की है। दूसरा सवाल ये भी आया हुआ है अर्थशास्त्र जो किताब है, बुक है, उसकी विषय वस्तु क्या है। तो ये बीच में बता दूं, इसकी जो विषय वस्तु है
विषय वस्तु, इसकी विषय वस्तु, इसकी विषय वस्तु अर्थशास्त्र नहीं है, इसकी विषय वस्तु है राजनीति और कूटनीति। तो इसकी विषय वस्तु है राजनीति। ये दोस्तों हमेशा से ध्यान रखना। तो ये सवाल दोबारा भी रिपीट भी होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ठीक है ना। जो एग्जामिनर है बनाने वाले वो भी तो पुराने पेपरों को देखते हैं, तो एक लेवल में ही क्वेश्चन बन सकते हैं। और कितने क्वेश्चन बनेंगे, देखो हमने हर बारी किसी क्वेश्चन को देखा है, उसका लेवल बढ़ाने में 2-3 क्वेश्चनों को मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। बेसिक चीज़ें तो वही रहती है। अब इनमें अब राज्य के 4 घटक है तो 5वां घटक वो अपने तरीके से थोड़ी बना देगा, 4 ही घटक रहेंगे, वो अलग तरीके से कह सकते हैं। निश्चित भूभाग की जगह वो क्षेत्र बोल देंगे या कुछ इस तरह से बोल देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना। तो अर्थशास्त्र जो किताब है वो किसकी लिखी हुई है, बुक कौटिल्य की लिखी हुई है, और इसकी विषय वस्तु है राजनीति। इस किताब में कौटिल्य ने जो राज्य के आवश्यक जो घटक बताए हैं या जो भाग बताए हैं, राज्य में क्या क्या होना चाहिए, वो 7 भाग बताए हैं, 7 अंग बताए हैं राज्य के। ये 7 आवश्यक अंग होने चाहिए और इनका नाम दिया है सप्तांग सिद्धांत। क्या नाम दिया है, सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत ये नाम दिया है। तो मैं बात करूं अब सप्तांग सिद्धांत में कितने अंग होंगे राज्य के, 7 अंग होंगे। कौन कौन से होंगे वो हम देखते हैं। सप्तांग सिद्धांत के ये जो सप्तांग सिद्धांत है, इस सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग हैं। कौन कौन से हैं, देखो भूभाग इसमें भी कहा है, भूभाग होना चाहिए, 1 नंबर भूभाग होना चाहिए। उस भूभाग में राज्य का निवास होना चाहिए, यानी दुर्ग होना चाहिए, दुर्ग होना चाहिए, दुर्ग के अंदर राजा होना चाहिए, ठीक है ना। जो इस समय जिस समय सप्तांग सिद्धांत दिया गया था, इस समय राजतंत्र की व्यवस्था थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे कौटिल्य विद्वान हैं इन्होंने सप्तांग सिद्धांत दिया। तो इसमें 7 अंग बताए। हालांकि क्वेश्चन अभी भी आते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, जैसे या मैं क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूं तो ये आते हैं सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, सिद्धांत किसने दिया, किसने दिया, ये आ गया। दूसरा मैं बात करूं, क्वेश्चन क्या बन सकता है, निम्न में से, यानी निम्न लिखित में से कौन सा सप्तांग सिद्धांत का अंग नहीं है, निम्न में से कौन सा सप्तांग सिद्धांत का अंग नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आ सकती है, तो ध्यान रखना। तो मैं बात कर रहा था सप्तांग सिद्धांत की, तो पहला है एक भूभाग होना चाहिए, दुर्ग और राजा। चौथा जो इसका अंग है वो है सेना, राजा की रक्षा करने के लिए सेना होनी चाहिए। 5वां राज्य को चलाने के लिए राजकोष होना चाहिए और राजा को सलाह देने के लिए इनके मंत्री होने चाहिए, जिसको हम कहते हैं अमात्य। और दूसरा होना चाहिए इनके मित्र, यानी मित्र को हम देश कहते हैं, ठीक है ना। तो इनके अड़ोसी पड़ोसी देश और भी कुछ होने चाहिए जो राज्य को डिफाइन करे, हम किसी के पैरेलल किसी चीज़ को संज्ञा दे पाते हैं। तो ये आपके कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है, जिसमें ये बताया गया है कि राज्य की 7 घटक होते हैं। आगे मैं बात करूं, पॉलिटी को आगे जारी रखते हुए मैं बात करूं, शुरुआत करूं, तो ये आपकी एक पॉलिटी की भूमिका बना रहा हूं, एक राज्य व्यवस्था की भूमिका बना रहा हूं, एक समझ पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं भी हम पॉलिटी को कैसे पढ़ते हैं, उसकी बेसिक जानकारी कैसे है, ठीक है ना। तो आज का जो दौर है वो लोकतंत्र का दौर है। दुनिया में लगभग देश लोकतंत्रात्मक देश हो चुके हैं, लेकिन पहले राजतंत्र देश थे, ठीक है ना। तो हमें वो एक बेसिक जानकारी आपको इतिहास से लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे पुराने समय में राजतंत्र व्यवस्था होती थी और आज के टाइम में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यानी लोकतंत्र है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है साथियों,
वो हम देखते हैं। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? जो राजतंत्र है, राजतंत्र में राजा का शासन होता था और लोकतंत्र में जनता का शासन है। ये एक सबसे बड़ा फ़र्क है, ठीक है ना। राजतंत्र में जो राज्य की समस्त शक्तियाँ राजा में निहित होती थी और लोकतंत्र में जो समस्त शक्तियाँ हैं वो जनता में निहित होती है। अलग अलग देश की अलग अलग रूपरेखा के हिसाब से उन्होंने, अलग अलग संविधान के हिसाब से उन्होंने इस चीज़ को अपनाया है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो लोकतंत्र में जो शक्ति होती है वो जनता में ही होती है। जैसे मैं आजकल बात करूँ, लोकतंत्र के दौर में एक नया ट्रेंडिंग चला है आजकल सोशल मीडिया का। तो सोशल मीडिया में भी जो पावर जितनी भी है ना वो सारी सारी जनता में ही है। जो आप लोग देखोगे ये वीडियो, आप में ही पावर है। सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, नहीं करोगे, ठीक है ना, तो ये सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है ना। तो उसी तरह भी एक लोकतंत्र बढ़ता हुआ जा रहा है। और वैसे ही मीडिया को तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। तो ये एक मीडिया का ही रूप है सोशल मीडिया, ठीक है ना, जिसके अंदर आप जो ये वीडियो है अलग अलग जगह से देख रहे हो। कोई अलवर से देख रहा है, कोई गंगानगर से देख रहा है, कोई पाली उदयपुर से देख रहा है, कोई दिल्ली यूपी से देख रहा है, अलग अलग जगह से कोई वीडियो देख रहा है। तो ये जनता का ही शासन है, मतलब सोशल मीडिया भी क्या है, जनता का ही शासन है, ठीक है ना। तो मैं लौटता हूँ मेरे सब्जेक्ट की ओर। तो हम बात करते हैं राजतंत्र में। राजतंत्र की बात करें तो राजतंत्र में समस्त शक्ति राजा में निहित होती है, ठीक है ना। तो 3 प्रकार की शक्तियाँ होती है, 3 प्रकार की बेसिकली कार्य प्रणाली होती है, जिसमें हम सबसे पहले हम बात करते हैं विधायिका की, विधायिका, और दूसरी हम बात करते हैं कार्यपालिका, और तीसरी हम बात करते हैं न्यायपालिका की, न्यायपालिका की। तो ये सारी की सारी, विधायिका का काम होता है कानून निर्माण, यानी विधि का निर्माण करना। तो कानून निर्माण करना, कानून निर्माण करना विधायिका का कार्य होता है। और कार्यपालिका का कार्य होता है कानून लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन करना कानून का। और सही प्रकार से कानून लागू हुआ है या नहीं हुआ, या नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हुई है या नहीं हुई, कहीं न कहीं नागरिकों के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा, इन सब चीज़ों की ध्यान रखने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, यानी कानूनों की रक्षा करने के लिए, कानूनों की रक्षा करने के लिए और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायपालिका होती है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, ये राजा ही सर्वे सर्वा होता था, ठीक है ना। ये सारी की सारी शक्तियाँ क्या होती थी, राजा में ही निहित होती थी। यानी कोई राजा, यदि कोई राजा निकम्मा निकल गया तो उसका पतन होना ही है, उसके राज्य का पतन होना ही है। आप इतिहास उठा के देखो, ऐसे कई आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिसमें कोई महानुभाव ऐसे कई राजा हुए जो विलासिता में इतने डूबे कि हम तो डूबे सनम आपको भी ले डूबेंगे, वो वाली कहानी हुई। और इन्होंने अपने कुल का ही पतन कर लिया, इन्होंने अपने साम्राज्य का ही पतन कर लिया। तो इस तरह से राजा ही, कारण यही था क्योंकि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति किसी एक ही व्यक्ति के अंदर निहित होती थी। लेकिन दोस्तों, जैसे दुनिया में फ्रांस की क्रांति के बाद में एक ऐसा दौर आया तो दुनिया में लोकतंत्र की लहर उठी, ठीक है। फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को लोकतंत्र की व्याख्या दी, समझाया दुनिया को। और आज के वर्तमान के समय में लगभग देश लोकतंत्र हो चुके हैं। तो लोकतंत्र में क्या होता है हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे ही देखते हैं हम लोकतंत्र में क्या होता है। लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में व्यवस्था तो वही है। जैसे विधायिका की बात करें, विधायिका, बात करूं मैं कार्यपालिका, और मैं बात करूं मैं आपको न्यायपालिका, न्यायपालिका की। ये 3 कोई भी राज्य की जो राज्य व्यवस्था है उसके ये 3 विशेष अंग होते हैं। वही मैंने बता चुका हूँ। विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका होती है कानूनों की रक्षा करने के लिए, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। तो मैं भारत के संदर्भ में देखूँ तो हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे
जो लोकतंत्र के तीन ये जो अंग हैं विशेष तौर से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका की बात करें तो यहाँ पर विधायिका में केंद्र सरकार में संसद है और राज्य सरकार में विधान मंडल की व्यवस्था है। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे हम। संसद में लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था है और विधानमंडल में आपके विधान परिषद और विधान सभा की व्यवस्था है। तो दोस्तों आगे हम जो पॉलिटी की जो नेक्स्ट क्लासेस आएगी उनमें हम एक एक चीज़ को बड़ी ही बहुत ही शानदार तरीके से हम देखने वाले हैं। जैसे विधायिका को, लोकसभा को, राज्यसभा को, विधान परिषद और विधानसभा को हम देखने वाले हैं। उसी तरह से कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका भी दो प्रकार से यहाँ पे कार्यपालिका है। एक कार्यपालिका है आपकी स्थायी कार्यपालिका और एक कार्यपालिका है आपकी अस्थायी कार्यपालिका। तो जो स्थायी कार्यपालिका है उसमें हम बात करते हैं नौकरशाही की। जो नौकरशाही है हमारी वो आपके आती है स्थायी कार्यपालिका में। ठीक है, वो पेपर देते हैं, अपॉइंटमेंट होता है, 60 साल की उम्र पूरे करने पर वो रिटायरमेंट होते हैं। ठीक है, कई कई सर्विसेज है जिसमें 62 वर्ष भी है, तो वहाँ जाके वो सेवानिवृत्त होते हैं। तो वो तो है आपकी स्थायी कार्यपालिका, नौकरशाही। अस्थायी कार्यपालिका में आपके होते हैं मंत्री। ये अस्थायी होते हैं, सरकार गई तो मंत्री गया, ठीक है ना, हट गई सरकार, 5 साल चली, 5 साल मंत्री रह सकता है। अच्छा, उससे पहले भी हटाया जा सकता है। राज्य में राज्यपाल हटाता है और केंद्र में राष्ट्रपति हटा देता है मंत्री को। तो मंत्री क्या होता है, अस्थायी कार्यपालिका होती है। तो दूसरी हम बात करते हैं मंत्री की। एक बात मैं आपको और बताऊं, यहाँ जो भारत की जो व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था, वो इस प्रकार से जो विधायिका का जो सदस्य होता है, यानी जो संसद का जो सदस्य होता है, वो दोहरी भूमिका निभाता है। जब वो विधायिका के रूप में काम करता है तो वो सिर्फ सदस्य के रूप में काम करता है। जब वो मत देता है और देता है तो उसमें जैसे चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो कोई मंत्री है, लेकिन वो संसद में जब विधायिका के रूप में काम करेगा तो वो संसद का सिर्फ और सिर्फ मात्र उसका सदस्य रहेगा। लेकिन जब वो अपने कार्यालय में जाके बैठेगा, यानी कार्यपालिका में बैठेगा, तो फिर वो मंत्री कहलाएगा। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बेसिक से बेसिक जानकारी हम समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। न्यायपालिका की बात करें तो ये न्यायपालिका क्या है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय आपके हाई कोर्ट हो गया, और आपके अधीनस्थ जो न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय जो है, ये सारा सारा आपके किस में आता है, न्यायपालिका में आता है। हालांकि जब हम न्यायपालिका को पढ़ेंगे तो हम ग्राम न्यायालय तक भी पढ़ेंगे। राजस्थान में ग्राम न्यायालय की भी व्यवस्था है, तो उनको भी हम देखेंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय को अलग देखेंगे, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को हम अलग देखते हैं, और आपके ग्राम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को हम अलग देखते हैं। तो ये एक होता है लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, जो भारत में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब बात आती है क्या ये अलग अलग हैं, किस प्रकार की व्यवस्था है। तो एक डायग्राम ऐसे बन सकता है, जैसे मैं बनाना चाहूँ तो ऐसे डायग्राम बना के आपको समझा सकता हूँ। जैसे ये विधायिका है और इस विधायिका के अंदर ही कार्यपालिका है, कार्यपालिका है। तो ये एक ऐसा डायग्राम बन सकता है, क्योंकि जो विधायिका का जो सदस्य है, विधायिका वो ही कार्यपालिका में आके मंत्री के रूप में काम करता है, प्लस इसके साथ में जो स्थायी नौकरशाही है वो लगती है। तो विधायिका का ही कार्यपालिका अंग मान सकते हैं हम, मतलब इसके अंदर इस तरह का डायग्राम है। और इस डायग्राम के साथ में हमें एक न्यायपालिका का डायग्राम अलग से बनाना पड़ेगा। ये न्यायपालिका को हम अलग से बताना पड़ेगा। तो इसे हम कहते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत की बात करें हम, शक्ति पृथक्करण की बात आई तो हम बात करें शक्ति पृथक्करण, पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण की जब बात करता हूं मैं, तो आपको मोंटेस्क्यू जो एक फ्रांस के विद्वान थे, उनका नाम जहन में आता है, उनका नाम बताने को मन करता है, और बताना ही पड़ेगा। मन क्या करता है, बताना ही पड़ेगा, ठीक है ना। शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे वो थे फ्रांस के विद्वान थे, क्या थे, फ्रांस के विद्वान थे, जिनका नाम था मोंटेस्क्यू, मोंटेस्क्यू, ठीक है ना।
इन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था और इन्होंने बताया था, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में इन्होंने बताया था जो विधायिका है और जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है, ये तीनों अलग अलग रहनी चाहिए और इसी को ही शक्ति पृथक्करण कहते हैं। क्योंकि राजतंत्र में क्या होता था, बिल्कुल शक्ति पृथक्करण का उल्टा होता था। राजतंत्र में तो राजा में ही सारी शक्तियां निहित होती थी। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जो मोंटेस्क्यू बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं जो विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग रहनी चाहिए। अमेरिका में कुछ ऐसी ही व्यवस्था है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है ना। हमारे जो संविधान में जो व्यवस्था है, जो हमारा संविधान लिखने वाले जो बुद्धिजीवी जो लोग थे, उनमें इतनी तार्किक और इतनी भविष्य की दृष्टिकोण उनका था, भविष्य का दृष्टिकोण उनका था। उन्होंने बड़ी ही समझ से ऐसे ऐसे कुछ अनुच्छेदों को जोड़ा है जो उस समय बिल्कुल कल्पना ही नहीं की जा सकती, जो वर्तमान में आज काम आ रही हैं, ठीक है ना। वो हम आगे की क्लासों में चर्चा भी करेंगे जब जब उनका जिक्र आएगा। तो हमारे जो बुद्धिजीवी विद्वान थे जिन्होंने संविधान की रचना की, उन्होंने लगभग 60 से ज़्यादा देशों की यात्राएं की और उनके जो संविधान है उनका अध्ययन किया। और जहाँ जहाँ से चीज़ें अच्छी लगी ना, जो कानून अच्छे लगे और जितने लेवल पे अच्छे लगे, जो अच्छे लगे और जितने लेवल पे भारत की जो सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और विविधता की परिस्थितियों को देखते हुए, तो जितने जितने कानून और जहाँ जहाँ जिस लेवल तक अच्छे लगे, उन सब को हमने हमारे संविधान में अडॉप्ट किया है, उन संविधान में, हमारे संविधान में शामिल किया है। तो अमेरिका में इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन भारत में व्यवस्था अलग है। यदि कोई अमेरिका की बात करें तो कोई विधायिका का यदि कोई सदस्य है तो वो मंत्री बन ही नहीं सकता, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में तो इसका उल्टा है, भारत में मंत्री बनने के लिए उसको विधायिका का सदस्य होना जरूरी है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे, हालांकि वो बिना सदस्य हुए भी मंत्री बन सकता है, लेकिन वो ऐसा ही होता है, 6 महीने के लिए होता है। उन चीज़ों को मैं समझाऊंगा, लेकिन एक हम भूमिका के तौर पे हम बात करें कि बेसिक जानकारी की बात करें तो अमेरिका की कुछ व्यवस्था इस तरह से, विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग, न्यायपालिका। हमने विधायिका और कार्यपालिका का कुछ सम्मिश्रण इस तरीके से किया है और न्यायपालिका को हमने अलग से समझाया है, अलग से ही रखा, पृथक्करण किया हमने। तो ये जो हम आर्टिकल 120 और 21 और इनमें देखेंगे हम कि न्यायपालिका संसद के अंदर और संसद है जो इसमें न्यायपालिका में आपस में कभी भी इंटरफेयर नहीं करती, इस तरह के हम देखेंगे पूरी संविधान को जब हम पढ़ेंगे आगे की क्लासों के अंदर। तो वो सारी व्यवस्था है। दूसरा, ये जो परिचय की क्लास है, राज्य व्यवस्था की परिचय की क्लास है, इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ साथियों, भी हम पॉलिटी को पढ़ेंगे कैसे, ठीक है ना। आप पॉलिटी को पढ़ते हुए जाते हो, ठीक है ना, लेकिन एक तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूँ प्रस्तावना की, अब प्रस्तावना तीसरी क्लास की जो किताबें हैं ना उसके ऊपर प्रिंट है और आप ना बचपन से रटते हुए आ रहे हो प्रस्तावना, और फिर भी सवाल गलत हो जाता है। पेपर जब आता है कंपटीशन एग्जाम में, जो आप पेपर देने के लिए जाते हो, गलत हो जाता है, फिर आके आप बताते हो सर ये तो मेरा ऐसे गलत हो गया। और गलत होना ही था तो तरीके से अभ्यास करना चाहिए उसका। तो हम बताने चाह रहे हैं, मैं बताने जा रहा हूँ कि प्रस्तावना को जैसे पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे। तो प्रस्तावना को हम पढ़ते हैं अलग अलग खंड वाइज, इसको पढ़ते हैं। जैसे राज्य का स्वरूप कैसा है, प्रस्तावना में राज्य का स्वरूप, इसको हम अलग से देखते हैं। नागरिकों की स्वतंत्रता क्या है उसको हम पढ़ते हैं। स्वतंत्रता कितने प्रकार की स्वतंत्रता है उनको हम पढ़ते हैं। समानता क्या है, समानता के लिए क्या वर्डिंग दी हुई है, क्या शब्द दिए हैं प्रस्तावना में, उसको हम पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं प्रस्तावना को लागू कैसे यानी किस तरह से अपनाया है, अंगीकृत करना, अधिनियमित करना और आत्मर्पित करना। अंगीकृत मतलब पहले हम अपनाते हैं, फिर हम उसको ठप्पा लगा के अपना फाइनली करते हैं, उस पर नियम बनाते हैं, फिर हम उसको आत्मा अर्पित मतलब हमने अपने जहन में उतारते हैं, अपने दिल से, अपने भावना से हम उसको स्वीकार करते हैं। तो वो चीज़ें हम पढ़ेंगे कैसे, और लागू कब, लागू
कब, ये चीज़ें। तो इस तरीके से हम प्रस्तावना को देखते हैं। उसके बाद में हम अलग अलग रूप से देखते हैं, जैसे हमने प्रस्तावना को देखा, संविधान के स्रोत वगैरह देख लिए। फिर हम संघ सरकार जब पढ़ते हैं तो जो मेरे पढ़ाने का तरीका है, यानी जो मैं आगे की क्लासें लेके आ रहा हूँ, वो कुछ इस तरीके से लेके आ रहा हूँ। संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिक्स करके साथ में पढ़ाऊँगा मैं आपको। इस तरीके से मैं बताने वाला हूँ, जैसे संघ सरकार और राज्य सरकार, ठीक है ना। जैसे राष्ट्रपति आपने पढ़ा, और जब आप राज्यपाल पढ़ते हो तब तक राष्ट्रपति को तो भूल ही जाते हो। तो बहुत सारी चीज़ें राष्ट्रपति और राज्यपाल में सिमिलर हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद ही अलग अलग हैं, बहुत सारी शक्तियाँ सिमिलर हैं। तो फिर याद कैसे रहेगी जब हम एक साथ पढ़ लेंगे। पहले हम पढ़ लेंगे, फिर हम रिवीजन क्लास कर लेंगे, फिर हम दोनों की तुलना कर लेंगे, और फिर हम MCQ के द्वारा उनके सवाल कर लेंगे। तो फिर आप बताओ सवाल कहाँ छूटेगा हमारा, सवाल गलत होने के चांसेस ही नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे संघ सरकार में आप पढ़ते हैं राष्ट्रपति, और राज्य सरकार में आप पढ़ते हैं राज्यपाल। संघ सरकार में आप पढ़ते हैं PM, और राज्य सरकार में आप पढ़ते हैं CM। संघ सरकार में आप पढ़ते हैं संसद, और राज्य सरकार में आप पढ़ते हैं विधान मंडल। संसद में आप पढ़ते हैं लोकसभा, विधानमंडल में आप पढ़ोगे विधानसभा। संसद में आप पढ़ते हो राज्यसभा, और विधानमंडल में आप पढ़ते हो विधान परिषद। तो इसकी तुलना, लोकसभा की तुलना विधानसभा से, और राज्यसभा की तुलना आपके विधान परिषद से, CM की तुलना PM से, संसद की तुलना विधानमंडल से। तो बताओ साथियों, याद होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके की क्लास को हमने डिज़ाइन की है, और इस तरीके से हम पॉलिटी को पढ़ाने वाले हैं। ये एक बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। और अब मैं अंत में ये बताना चाहता हूँ, बेसिक सॉल्यूशन कोचिंग सेंटर गंगानगर में स्थापित है, जहाँ RS के फाउंडेशन बैच चल रहे हैं। RS के साथ साथ में SI राजस्थान पुलिस के हिंदी की स्पेशल क्लासेस चल रही है हमारे पास, जो सुरेश सर कराते हैं, और बड़ा ही शानदार तरीके से कराते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में SI के बाद में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की मैं बात करूं, या मैं बात करूं ये जो रीट का मेंस का एग्ज़ाम होगा इसके, या पटवारी के लिए हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं। पटवारी के लिए तो आपको यहाँ भी फ्री आपको MCQ वगैरह मिलेगी, ठीक है ना। दूसरी मैं बात करूँ चतुर्श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती आई है, उसके लिए हम स्पेशली बैच, गारंटेड बैच तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम उस सिलेबस के हिसाब से बच्चों को वहीं रखेंगे 5-6 घंटे, और पूरा रट के उनको समझा के वहीं रखेंगे एक लाइब्रेरी की तरह, और वहीं उसकी तैयारी करवाएंगे। फिर हम BSTC और CET के गारंटेड बैच चला रहे हैं। इतना एक हमारा उद्देश्य केवल सिलेबस कराना नहीं है, हमारा उद्देश्य वो है जिस कुर्सी के लिए आप सोच के हमारे पास आए हो, उस कुर्सी तक पहुंच बनाने में आपकी मदद करना। तो उसके लिए देखो कुछ तकलीफ़ भी देखनी पड़ती है। अब आपको हम वहाँ रखेंगे, बार बार पढ़ाएंगे, एक चीज़ को 10 बार, 50 बार, 100 बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, इसके क्वेश्चन दो, इसके आंसर दो। तो बार बार जब ये चीज़ें होगी, ग्रुप डिस्कशन होगा कुछ अलग तरीके से, तो ये सारी चीज़ें एक मायने रखती है। और अभ्यास क्या होता है, अभ्यास सफलता की कुंजी है, अभ्यास से ही सफलता मिलती है। तो ये सारा कुछ लेके आ रहे हैं। और RS फाउंडेशन के बारे में मैं आपको बताऊं, RS फाउंडेशन के बारे में जो आगे की जो भर्ती आ रही है उसके बारे में जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन है। जैसे अभी जो बच्चे 12th पास होंगे, या जो अभी जो बच्चे 12वीं की जो पेपर दे रहे हैं, मैं स्टूडेंट के साथ साथ में उनके अभिभावकों को भी ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो बच्चे 12वीं क्लास के पेपर अभी देगा, या पिछले साल दिया है, अभी फर्स्ट ईयर में है, तो वो 3 साल कॉलेज करेगा, और 3 साल कॉलेज करने के बाद में वो कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में सोचेगा। तो उनके लिए हम लेके आ रहे हैं RS फाउंडेशन का एक कोर्स है, जो
3 साल तक रहेगा, 3 साल तक चलेगा, जिसमें वो कॉलेज भी करेगा और कॉलेज के साथ साथ में आरएएस लेवल की भी तैयारी करेगा, ठीक है ना। तो उसको कॉलेज का जो मटेरियल है, कॉलेज में उसने जो सब्जेक्ट लिया है उस सब्जेक्ट को भी हम पढ़ाने वाले हैं, ताकि उसका कॉलेज हो जाए, वहाँ नहीं रह जाए। और दूसरा, उस कॉलेज के साथ साथ में वो आरएएस की भी तैयारी करेगा, आरएएस लेवल की भी तैयारी करेगा। तो जब उसका कॉलेज पास आउट होकर वो निकलेगा, जब वो बच्चा ग्रेजुएट होगा, तो वो कंपटीशन एग्ज़ाम में जो बाकी जो कंपटीटर हैं उनसे वो आगे की पंक्ति में खड़ा होगा। ये मेरा विश्वास है और आप भी समझ सकते हो, क्योंकि वो 3 साल से इन चीज़ों को बार बार पढ़ रहा है, बार बार उसको कितनी बार वो पढ़ देगा, ठीक है ना, ये है। और इसके लिए गर्ल्स की अलग से हॉस्टल की व्यवस्था है, बॉयज़ की अलग से हॉस्टल की व्यवस्था है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो हमारे ही इसी हॉस्टल में रहे। इस हॉस्टल में इन में रहेंगे तो हमारी वॉचिंग भी रहेगी, हम उनका एक टाइम टेबल शेड्यूल भी रखेंगे, सुबह शाम का कब उठना, कब सोना, क्या पढ़ना, मटेरियल वगैरह, ये सारी चीज़ें हम देखें। और बहुत ही नॉर्मल फीस के अंदर हम ये 3 साल का कोर्स लेके आए हैं। इसके साथ साथ में एक अंतिम इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, इन सब की जानकारी आप एक तारीख याद रखना, वो है तारीख है आपकी 30 मार्च 2025। एक तो ये राजस्थान दिवस है, दूसरा फर्स्ट नवरात्रा है। इसमें हमारे ऑफलाइन और ऑफलाइन सेमिनार होने वाला है सुबह 10 बजे से। ये हमारा जहाँ कोचिंग चलती है बस स्टैंड के पास में ही है, वहाँ होने वाली है। और दूसरा जो हमारा ऑनलाइन जो सेमिनार होने वाला है, ऑनलाइन सेमिनार, वो आपका होने वाला है 7 PM। ये AM है और ये PM, ये शाम को 7 बजे। तो दोस्तों, शाम को 7 बजे ऑनलाइन इस चैनल पर आना ना भूलें। अपना भी फ़ायदा लीजिए, अपने अभी इम्प्रूवमेंट कीजिए, और अपने जो साथी है, अपने जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथी हैं, उनका भी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कराइए। बाकी मैंने बताया था, लोकतंत्र की ताकत है, और जो मीडिया होता है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। आप में ही वो ताकत है कि आप इसको सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अभी मैं अलविदा चाहता हूँ, और आपको ये पॉलिटी की क्लास, जो पहली क्लास थी, वो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।